जय हिंद दोस्तों, दक्ष पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है और बचा हुआ इसमें का कुछ टॉपिक है इम्पोर्टेंट, उसको लेकर के आए हुए हैं जो आप लोग के बीच इस चैप्टर को हम लेकर चलेंगे। और आपको ध्यान ये देना है कि शुरुआत में केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसको आपको देख करके तब आना इस वीडियो पे, वरना फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वन चैप्टर पढ़िएगा, वन चैप्टर पढ़ने से पहले आपको आयन पढ़ना होगा और आयन पढ़ के तब वन चैप्टर पढ़िएगा, फिर उसके बाद आइएगा सेकंड चैप्टर में, तब आपको कुछ हद तक केमिस्ट्री समझ में आएगा। वरना फिर आप आइएगा क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा, कहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन आ रहा है, कहाँ पे हाइड्रोजन आयन आ रहा है, कहाँ पोटेशियम आयन आ रहा है, कहाँ कैल्शियम आयन आ रहा है, ये सब आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप बेसिक से पढ़िएगा, तब आपको पूरा क्लियर होगा। तो इसको बेसिक से पढ़ने के लिए इस वीडियो के लिंक में आपको पूरा आयन का इस बार दे देता हूँ। इसमें आयन का 2 पार्ट है, फिर चैप्टर 1 का 2 पार्ट है और फिर चैप्टर 2 का पार्ट है। इसमें लिंक रहेगा, आप उस पर क्लिक करके सीधे आप वीडियो पे आ सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। एक टॉपिक है आपके पास यहाँ पे अम्ल तथा भस्म की जल से अभिक्रिया। अम्ल और भस्म है। अम्ल भस्म मैंने आपको बताया था कि अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है, और भस्म स्वाद में कड़वा होता है। जैसे एग्जाम्पल में नींबू का रस क्या होता है, खट्टा होता है, तो क्या होता है, अम्लीय होता है। और जैसे नीम का पत्ता देखिएगा, नीम का पत्ता क्या होता है, कड़वा होता है। या नीम के रस, अगर पत्ता से रस निकालते हैं तो क्या होता है, कड़वा होता है। तो क्या हो जाएगा, भास्मिक हो जाएगा, यानी वो उसको क्षारीय भी बोल सकते हैं, कड़वा होता है। ठीक है, तो उसी के साथ हमें रिएक्शन कराना है। यहाँ पे देखिए, अम्ल को जल में घुलाने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है, जब अम्ल को जल में हम घुलाते हैं तो ऊष्मा निकलती है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि अम्ल तथा जल के बीच ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। अम्ल तथा जल के बीच कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जैसे अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का बात आया तो मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होती है क्या होती है, ऊष्मा वहाँ से निकलता है। ठीक है, तो उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे अगर ऊष्माशोषी की बात करेंगे तो क्या होता है, ऊष्मा वहाँ पर आकर के इकट्ठा होता है। जैसे जितने भी आपके वायु में नमी होता है, तो नमी क्या होता है, आकर के जैसे ठंडा जगह जैसे आपका पानी है या बर्फ़ का सिल्ली है, तो उसके पास आएगा, इकट्ठा हो जाएगा वहाँ पे। तो ऊष्मा को शोषण कर रहा है और जहाँ से ऊष्मा निकल रहा है ऊष्मा को वहाँ से हटा रहा है, ऊष्मा को वहाँ से धीरे धीरे रिलीज कर रहा है। ऊष्मा रिलीज कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि अम्ल को जल में घुलाने पर क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह प्रमाणित होता है कि अम्ल तथा जल के बीच ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्या होती है, अम्ल और जल के बीच ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का चालन करता है। अब यहाँ से देखिए, हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के आए हुए हैं आपके बीच। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपका है जल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, आपका अम्लीय होता है। ठीक है, यानी एसिडिक होता है। और ये आपका नॉर्मल वाटर है। जब इससे रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका बनेगा H3O प्लस क्लोरीन, उसके बाद आपका बनेगा ऊष्मा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ से आपको ऊष्मा निकलना चालू हुआ तो रिएक्शन आपको जब दिखाई देगी, इसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा एरो साइन के इधर आ रहा है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है। फिर ये आपका है हाइड्रोजन नाइट्रेट, तो ये आपका फिर जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें जल प्लस ये आपका नाइट्रेट आयन बनाएगा और यहाँ से ऊष्मा निकलेगा। फिर H2SO4 आपका क्या होता है, अम्ल होता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, और उसमें फिर जल मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आपका सल्फेट आयन बनाएगा, फिर ऊष्मा बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये तीनों आपका एग्जाम्पल जो दिख रहा है इसमें प्लस ऊष्मा है। तो प्लस ऊष्मा होने का मतलब क्या होता है कि यहाँ से जब ऊष्मा निकलेगा एरो साइन के बाद तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, यानी जैसे हम इसको जल में मिलाते हैं तो क्या बनाता है, ये जल और अम्ल तथा जल मिल करके क्या बनाते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का निर्माण करते हैं। चलिए, इतना आपको क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन है। ये 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन रहता है आपको एग्जाम में। ठीक है, चलिए, किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता
ये आपका एक्वेटिक होता है। आयन की सांद्रता बढ़ाने से विलयन की अम्लीयता प्रकृति बढ़ती है। फिर उसके बाद H+ की आयन की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी विलयन उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा। अगर विलयन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ जाए तो वह विलयन प्रबल अम्ल बन जाता है। वही अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो जाए तो क्या हो जाता है, वो अम्ल तन्नु हो जाता है, यानी थोड़ा सा दुर्बल बन जाएगा वो। अब ये क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको बोर्ड पे, अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। ये क्वेश्चन देखिए बार बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, 2012 में, 14 में और 24 में भी पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, शुष्क अम्ल HCl विद्युत का चालन नहीं करता है। शुष्क अवस्था में HCl अम्ल जो होता है हाइड्रोजन आयन विमुक्त नहीं करता है, हाइड्रोजन आयन विमुक्त नहीं करता है। जैसे कि अम्ल में जल की कुछ मात्रा मिला दी जाए तो वह हाइड्रोजन आयन विमुक्त करने लगता है। जैसे इसमें जल मिलाएंगे तो क्या होगा, वो हाइड्रोजन आयन प्रदान करने लगेगा। अब जब जल नहीं मिलाएंगे तो क्या रहेगा, वो शुष्क रहेगा, एकदम सूखा हुआ रहेगा। तो अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा का आसानी से बहने लगता है। हाइड्रोजन आयन के चलते जल में विद्युत धारा बहती है, जल विद्युत धारा का चालन करने लगता है। ठीक है, बात समझ में आया। यानी सीधा सीधा आप समझिए इसमें कि अम्ल का जलीय विलयन क्या होता है, ये विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है, जलीय विलयन। तो वही बात आपको यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे बता रहे कि विद्युत का जो चालन नहीं करता है शुष्क अवस्था में HCl होता है। वो क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को नहीं देता है। हाइड्रोजन आयन को जब नहीं देगा तो क्या होगा, तुम्हारा इसमें विद्युत का चालन नहीं हो पाएगा। इसलिए इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी की मात्रा अगर मिला देते हैं तो हाइड्रोजन आयन विमुक्त करने लगता है, और जब हाइड्रोजन आयन विमुक्त करने लग जाएगा तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा, उसमें प्रवाहित करने लगता है। ठीक है, इसी को हमें देखना है। उसके बाद अगला देखिए, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल का होता है। यानी आश्रित जल कहने का मतलब जो हम लोग यूज में लेते हैं जल को, उसको बोलते हैं, और एक वर्षा जल होता है। जैसे कि आश्रित जल का चालन क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल का चालन होता है। ये 2019 का क्वेश्चन है। वास्तविक जल जो होता है आपका शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। यानी शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। तो विद्युत का चालन के लिए हाइड्रोजन आयन की विमुक्ति होना अनिवार्य है। अगर उसमें करंट पास कराना है तो उसमें हाइड्रोजन आयन निकलना एकदम अनिवार्य है कि हाइड्रोजन आयन जब निकलेगा उसमें से तो हम क्या समझेंगे कि वो विद्युत का चालन कर सकता है। वायु प्रदूषण गैसों जैसे SO2, NO2 आदि के वातावरण में उपस्थित होने पर वर्षा जल को अम्लीय हो जाता है, यह विद्युत का चालन करने लगता है। यही कारण है कि वर्षा जल में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है और हाइड्रोजन आयन विमुक्त होता है। आश्रित जल में H आयन उत्पन्न नहीं होने के कारण विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ये दो आपको यहाँ पे दिख रहा है, कौन कौन से, तो एक आपका है यानी शुद्ध जल। ठीक है, आश्रित जल को शुद्ध जल कहते हैं। क्या कहते हैं, शुद्ध जल। तो ये शुद्ध जल और आपका वर्षा का जल, दो जल है। ठीक है, इसमें देखना है करंट पास होता है तो क्यों होता है, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ से देख करके इसको समझ जाइए और आसानी से इसको आपको दिमाग में समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी सीधा सीधा बात समझिए कि जो हमारे पास शुद्ध जल होता है वो विद्युत का प्रवाह नहीं करता है, यानी विद्युत धारा उसमें प्रवाहित नहीं होता है, यानी करंट उसमें पास नहीं करता है। और जो वर्षा का जल होता है वो क्या करता है, करंट पास कर सकता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, अम्ल के विलयन में तनु करने पर H3O का सांद्रण कैसे परिवर्तित होता है, ये बताना है आपको। तो अम्ल के तनु होने पर H3O का सांद्रण घटता है। यानी जैसे हम अम्ल के तनु करते हैं, यानी उसको कम करके हम सांद्रण में परिवर्तित करते हैं तो क्या होता है, उसकी सांद्रता घट जाती है। अगला, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। जल की अनुपस्थिति में जैसे उसमें जल नहीं मिलाते हैं तो इसका व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। 2018, 19, 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहाँ पे दिख रहा है। अम्ल का अम्लीय व्यवहार हाइड्रोजन आयनों की मौजूदगी की वजह से होता है। अम्ल के पानी में घुलने पर बनते हैं, अम्ल के पानी में घुलने पर बनते हैं। पानी के मौजूदगी पर अम्ल आयनीकरण मदद होता है जिसे हाइड्रोनियम आयन बनते हैं। पानी की अनुपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन नहीं बनाते हैं, इसलिए अम्लीय व्यवहार नहीं दिखते हैं। ठीक है,
ये आपका क्वेश्चन 2018, 19, 23 में पूछा गया है, एक बार आप अपने से देख लीजिए इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक जलीय विलयन में अम्लीय गुणों को प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्यों? ये बताना है आपको। अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक का विलयन अम्लीय चित्रण नहीं दर्शाता है, क्योंकि ये जल से आयनित होकर हाइड्रोजन आयन या अन्य आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। कौन से? ये जल से जब अभिक्रिया करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं? उत्पन्न नहीं होते हैं। किसमें? एल्कोहल और ग्लूकोज में। इसलिए क्या होते हैं? ये अपने अम्लीय गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। उसके बाद तीसरा देखिए, सामान्य लवण जब प्रबल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल भस्म के साथ कराया जाता है तो लवण प्राप्त होता है, वह सामान्य लवण कहलाता है। ठीक है। प्रबल अम्ल, प्रबल भस्म, जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है? इसमें आपका समान लवण प्राप्त होता है, वही समान लवण कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, प्रबल अम्ल आपका क्या होता है? HCl, H2SO4, उसके बाद HNO3। ठीक है। उसके बाद आपका प्रबल भस्म क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल भस्म है। उसके बाद अब यहाँ पे प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म का अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? देखिए, HCl है और ये आपका NaOH है, यानी ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा? NaCl प्लस पानी। तो इसका pH मान कितना होता है? 7 होता है। किसका? वाटर का, शुद्ध वाटर का pH मान 7 होता है। ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, लवण का निर्माण विधि देखना है, यानी लवण कैसे निर्माण होता है इसको देखेंगे हम। साधारण विधि देखिए, पहला यहाँ पे क्या है? लवण निर्माण की 2 विधि है, एक साधारण विधि है, दूसरा प्रयोगशाला विधि है। तो साधारण विधि सबसे पहले देखते हैं। इसमें समुद्र के पानी से नमक का निर्माण किया जाता है। अब जैसे समुद्र में क्या होता है कि जैसे उसका धारा आता है तेज़ी में, ठीक है, जैसे तेज़ी में धारा आता है एकदम से, तो क्या होता है कि उस पर ऊपर फेन बनता है। फेन बनता है तो वही फेन क्या होता है? इकट्ठा होकर के एक जगह आता है समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे वहाँ पे इसी का खेती होता है, नमक का। तो वहाँ से क्या किया जाता है? नमक बनाया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा, प्रयोगशाला विधि से नमक बनाया जाता है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया कराया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? NaCl एवं जल का निर्माण होता है। जैसे इसका रिएक्शन कराएंगे, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसमें आपका बनेगा नमक और जल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में क्या आ रहता है? अब देखिए, ये आपका क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ये अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। ये चारों, ठीक है, अशुद्धि के रूप में ये सब पाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आयोडीन युक्त नमक का निर्माण कैसे होता है? अब आयोडीन युक्त नमक का निर्माण कैसे किया जाता है इसको देखेंगे हम। जब साधारण नमक के साथ पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम ऑक्साइड को मिला देते हैं तो आयोडीन युक्त नमक बन जाता है। ठीक है। अब पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम ट्राईऑक्साइड है, क्या है? ये ट्राईऑक्साइड है, पोटेशियम ट्राईऑक्साइड। तो पोटेशियम ट्राईऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? KiO3। और पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र क्या होता है? Ki2। ठीक है। तो ये आपका हो जाता है यहाँ पे पोटेशियम ट्राईऑक्साइड का सूत्र हो गया ये। उसके बाद तब यहाँ से क्या होता है? आपका आयोडीन युक्त नमक बनता है। जैसे यहाँ पे साधारण नमक है, उसके बाद Ki है, जैसे इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आयोडीन युक्त नमक तैयार हो जाता है आपका। उसके बाद सेंधा नमक एवं काला नमक, जो हम क्या करते हैं? सेंधा नमक का यूज करते हैं कभी कभी। तो वो क्या होता है, कैसे बनता है? देखिए, काला सेंधा नमक यानी रॉक साल्ट उसको बोलते हैं। रॉक साल्ट को जमीन खोदकर खदानों से प्राप्त किया जाता है। जमीन खोद करके खदानों से मिलता है। इस नमक में अशुद्धि के रूप में लाल चिकनी मिट्टी के कण मिले होते हैं, जिससे नमक का रंग भूरा हो जाता है। क्या होता है? इसमें लाल चिकनी मिट्टी के रूप में क्या होता है? उसमें मिक्स रहता है, जिसके कारण क्या होता है? हमें काला नमक का जो रंग होता है थोड़ा सा भूरा कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। अब लवण के उपयोग देखिए, यहाँ पे लवण के उपयोग देखिए क्या होता है। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक हमारे आहार भोजन का आवश्यक अंग है। इसका उपयोग सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों में बनाने में होता है। नमक का उपयोग अचार के परीक्षण के रूप में किया जाता है। उसके बाद नमक का उपयोग साबुन बनाने में भी किया जाता है।
उद्योग में इसका उपयोग क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि बनाने में किया जाता है। घेंगा रोग हमारे आहार में आयोडीन की कमी से होती है। ये लाइन याद कीजिएगा, जो घेंगा रोग होता है क्यों होता है, क्योंकि हम जो भोजन करते हैं उसमें आयोडीन युक्त नमक नहीं मिला रहता है, इसलिए हमें घेंगा रोग या थायराइड होती है बीमारी। चलिए उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। आपका यहाँ पे दिया है HNO3 या सांद्र H2SO4 को जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तब अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसे अम्ल छलक कर बाहर आ जाता है तथा प्रकनली अत्यधिक ऊष्मा से टूट जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सावधानी में हमेशा क्या रखना है, हमेशा जल में अम्ल को मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल को, नहीं तो विस्फोट हो सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा जल में अम्ल को मिलाना चाहिए, जल में अम्ल को मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल को मिलाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम पानी में नींबू का रस डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन पानी अगर उसमें पटाओगे तो क्या हो जाएगा, वो विस्फोट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा सा छोटा एग्जांपल देख कर समझ लीजिए। तो ऐसे ही बड़ा समझिए, अगर कोई अम्ल है आपका, एसिड है, तो उसमें आप पानी जैसे डालिएगा तो क्या हो जाएगा, विस्फोट करेगा। जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है बैटरी में, तो बैटरी में अगर पानी मिलाते हैं, तेजाब होता है जो, उसमें पानी मिलाइएगा तो एकदम विस्फोट करने का खतरा वहाँ पे मंडरा सकता है। अगर पानी में थोड़ा सा हल्का डालिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसमें अगर पानी डालते हैं तब विस्फोट के कारण बन सकता है। उसके बाद अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। क्यों ऐसा क्यों होता है, तो देखिए, जल में अम्ल को घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होता है। अब जल में जब घुलता है तो क्या होता है, ऊष्माक्षेपी होता है, यानी ऊष्मा उसमें से तुरंत निकलता है। अम्ल में जल मिलाने पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिसके कारण अम्ल छलक कर बाहर आ जाता है और हमें जला सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, जैसे उसमें से छलकेगा अम्ल तो एकदम से ऊष्मा के रूप में निकलेगा, एकदम समझिए कि गर्म होकर निकलेगा। तो क्या हो सकता है, जैसे अगर स्किन में पड़ेगा तो हमको जला सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई अगर आपके चेहरे पर फेंक देता है, ठीक है, एसिड को, तो क्या करता है, एकदम से बाहर जैसे निकलेगा तो आपके चेहरे को जला सकता है। इस टाइप से आप समझ सकते हैं। अतः सांद्र अम्ल को तनु करते समय सावधानीपूर्वक सांद्र अम्ल की थोड़ी थोड़ी मात्रा जल में डाली जानी चाहिए, ठीक है। यही आपका इसमें पॉइंट था। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, लवण वैसे आयनित होते हैं, लवण वैसे आयनिक यौगिक को कहा जाता है जो अम्ल और भस्म की अभिक्रिया का फलस्वरूप बनता है। जैसे ये आपका KCl है, उसके बाद NaCl है, ATC। ये क्या होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, जल और लवण प्राप्त कर लेगा। उदासीन अभिक्रिया क्या है, इसके दो उदाहरण बताइए। अम्ल और क्षारक के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनते हैं। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। जैसे अम्ल और क्षारक होते हैं, दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है, अम्ल और क्या कर देते हैं, ये एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख रहा है। अब यहाँ पे आपका HCl है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। दोनों को जब मिलाएंगे तो आपका क्या मिलेगा, NaCl प्लस जल। फिर यहाँ पे आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, फिर यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, सोडियम सल्फेट प्लस जल मिल गया। अम्ल और भस्म के गुण के आधार पर लवण के 3 भाग में बांटा गया है। लवण को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में। एक अम्लीय लवण, एक भास्मिक लवण, एक समान लवण, 3 भाग में बांटा गया है। तो अम्लीय लवण क्या होता है, ये देखिए, जब एक प्रबल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल भस्म के साथ कराने पर लवण प्राप्त होता है, वह अम्लीय लवण कहलाता है। क्या होता है, जब एक प्रबल अम्ल होता है उसका अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे, दुर्बल भस्म के साथ। ध्यान दीजिएगा, ये प्रबल अम्ल होगा, ये प्रबल ये दुर्बल भस्म हुआ, ये प्रबल अम्ल हुआ। जब दोनों का अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, कराने के बाद हमें लवण प्राप्त होता है, वह क्या कहलाएगा, अम्लीय लवण कहलाता है। जैसे यहाँ पे प्रबल भस्म हो गया, दुर्बल भस्म हो गया। जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अम्लीय लवण और जल मिलेगा यहाँ से, ठीक है। देखिए प्रबल अम्ल क्या है आपका,
प्रबल अम्ल HCl है। दुर्बल भस्म क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। जब दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस जल बनाएगा, जिसका pH मान क्या होता है? 7 होता है। तो 7 पे क्या हो जाएगा? एकदम से उदासीन हो जाता है। ठीक है, देख लीजिए, ये आपका क्या था? हाइड्रोक्लोरिक, ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों का रिएक्शन कराए तो ये आपका बन गया यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं भास्मिक लवण। क्या देखेंगे? भास्मिक लवण देखते हैं। अब भास्मिक लवण पे ध्यान दीजिए। भास्मिक लवण जब एक दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल भस्म के साथ कराने पर जो लवण प्राप्त होता है उसे भास्मिक लवण कहते हैं। किसके साथ? एक दुर्बल अम्ल। वहाँ पे क्या था? प्रबल अम्ल था। यहाँ पे दुर्बल अम्ल का अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? प्रबल भस्म के साथ। ठीक है, प्रबल भस्म के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमें लवण प्राप्त होगा, उसे भास्मिक लवण कहेंगे। जैसे आपका H2SO4 है, ये क्या है? दुर्बल भस्म है, सॉरी दुर्बल अम्ल है, और NaOH क्या है? आपका प्रबल भस्म है। जब ये दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या बनाएगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस जल बनाएगा। सोडियम कार्बोनेट प्लस जल बनाएगा। तो इसमें क्या हो सकता है? आपका यही भास्मिक लवण बन के आता है, जिसका pH मान क्या होता है? 7 होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अग्निशामक यंत्र में कौन कौन सा यौगिक होता है ये देख रहा है। तो अग्निशामक यंत्र में कौन कौन सा यौगिक होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और प्लस से H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग शराब में भी होता है। किसका उपयोग? सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग शराब में भी हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव को हम देखते हैं आराम से। चलिए, अब ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखिए क्या है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कौन सा? कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? अब जैसे कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका pH मान कितना होना चाहिए? ठीक है, तो pH मान इसका होता है आपका 10। क्या होता है? 10 होता है। देखिए, pH मान इसका क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। उसके बाद pH मान जब 10 रहेगा तभी लाल लिटमस को क्या कर देगा? नीला करेगा। एसिटिक अम्ल का तन्नु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है ये बताना है आपको। तो यह सिरका की गंध देता है, यह सड़े अंडे सी गंध देता है। सिरका सी गंध मतलब सिरका की जैसी गंध। ठीक है, यह प्याज सी गंध यानी प्याज की जैसी गंध। यह सड़े अंडे सी गंध, यह सड़े अंडे की तरह गंध देता है, यह सड़े मांस की तरह गंध देता है। तो एसिटिक अम्ल क्या होता है? यह सिरका की जैसा गंध देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन का कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग क्या होता है? अब एल्कोहल जो होता है उबाल दो, एल्कोहल में क्या उबाल दो? पत्ती उबाल करके या फिर उस पर आयोडीन का कुछ बूंद डालो। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? एकदम से नीला और काला पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? नीला और काला पड़ जाता है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करना चाहिए? ठीक है, तो एंटासिड का उपयोग करना चाहिए। किसका? एंटासिड का उपयोग करना चाहिए। एंटासिड का उपयोग करना चाहिए। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? आप देख करके बताइए कौन सा लवण है इसमें। तो देखिए, ये आपका क्या होता है? ये भस्म होता है, ये भी भस्म होता है, ये आपका अम्ल होता है, ये आपका लवण है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? ठीक है, तो आपको मैंने बताया था बुझा हुआ चूना कौन सा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका बुझा हुआ चूना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, लवण सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का pH मान कितना होना चाहिए? 7 से अधिक होता है। क्या होता है? 7 से अधिक होता है। उसके बाद एसिटिक अम्ल का नाम क्या होता है? तो एथेनोइक अम्ल होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये नीला कर देता है। उसके बाद कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था। उसके बाद ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो टमाटर है। ऑक्जेलिक अम्ल किससे बनता है? टमाटर से। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक छात्र जांच की प्रणाली के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट के तन्नु विलयन के सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? तो नीला रंग दिखाई देगा आपको। चलिए,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो उसमें आपको Fe3O प्राप्त होता है, यानी फेरस ऑक्साइड प्राप्त होगा। उसके बाद हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? तो 7 से लेकर 7.8 के बीच काम करता है। बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है? तो बेकिंग पाउडर यानी क्या होता है? खाने का सोडा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका सूत्र होता है, और NaHCO3। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक बताइए। ये चूना पत्थर, ये खड़िया, ये संगमरमर, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये सब पत्थर का एग्जाम्पल है 3 को। ये आपका एक पाउडर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो कौन सा देता है इसमें? 13, ठीक है। उसके बाद सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोरोक्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोक्षार अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद एक जांच प्रणाली के लिए गए एक लोहे के कील को डुबाया जाता है, तो आधे घंटे के बाद यह देखा जाता है कि विलयन का रंग कैसा है? तो परिवर्तित हो चुका है। तो उस कांच में प्रणाली का विलयन क्या था? तो यहाँ पे आपका कॉपर सल्फेट था। कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या है? CuSO4 है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैंने रासायनिक सूत्र बताया था आपको, क्या होता है? CaSO4 × 1/2H2O, ठीक है, यानी कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। और उसी पर जैसे हम उसमें जल से अभिक्रिया कराते हैं तो जिप्सम बनता है। तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है? तो वही होता है आपका CaSO4 × 2H2O होता है, यानी कैल्शियम सल्फेट × 2 हाइड्रेट, ठीक है, इसको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब ये किस रंग का होता है? तब ना अम्लीय रहेगा ना तो क्षारीय रहेगा, तो क्या होता है? बैगनी कलर का ये रंग होता है। इसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदला जाता है, इन्हें क्या कहते हैं? तो गंधीय सूचक कहते हैं उनको। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सभी धातु कार्बोनेट एवं कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं? ये संगत लवण, ये भी हो सकता है, या आपका कार्बन डाइऑक्साइड या जल, तो ये सब के सब इसमें हो सकता है। तो इनमें से सभी आप लगा सकते हैं। उसके बाद सभी अम्लों में पाया जाता है, सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? तो सभी अम्लों में आपको पाया जाता है हाइड्रोजन। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। अब यहाँ तक आपका कहानी होता है कंप्लीट। सेकंड चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब हम कल लेकर के आएंगे थर्ड चैप्टर। अब थर्ड चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है धातु और अधातु। ये सबसे बड़ा चैप्टर आपके इस 10th क्लास का है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि आपको इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके बाद वाला भी चैप्टर आपको एकदम तगड़ा कंसेप्ट उसमें दिया गया है, और उसको मैं और तगड़ा बना करके आपको समझाऊंगा ताकि आपको बेसिक से पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। उसका नाम क्या है? कार्बन चैप्टर। कार्बन चैप्टर एकदम आसानी से उसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये तीनों को डिटेल में लेकर के चलेंगे ताकि आपको आगे फार्मूला बनाने में या उसको समझने में दिक्कत ना हो। इसलिए उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ बताएंगे, तब आपको चैप्टर पे लेके आएंगे। तो आज का ये चैप्टर होता है कंप्लीट। कल धातु अधातु का बेसिक चीज़ देखेंगे, इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद वाला वीडियो जो होगा उसमें आप कार्बन चैप्टर देखिएगा। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।